हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं 8वें मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर सी। तो इसमें हमारे पास में 16, 17, 18 और 19 चार क्वेश्चन रहेंगे। इसके अथवा वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। 8 क्वेश्चन इस क्लास में अपन कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा। आपको अगर फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेशवर्क की। और टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी के नाम से ही है, और जो मैंने उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलेगा, क्लास को शेयर मारते चलें और लाइक भी करें और पूरी वीडियो में बने रहें। आपके एग्ज़ाम 15 से 20 दिन पहले हो जाएंगे अब की बार, ठीक है। तो 15 फरवरी से शुरू होने की चर्चा चल रही है। फिलहाल टाइम टेबल आने पे ही बता पाएंगे कन्फर्म तो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम श्योर पहले ही होंगे, ये 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं। इसलिए आपको ये 20 दिन मेंटेन जनवरी के अंदर ही करने हैं। फरवरी तो फर हो जाएगी, तो जनवरी के अंदर ही सब कुछ आपको मेंटेन करना है। तो ये आपका एक मान लीजिए नई साल का एक आपके लिए तोहफा है। क्लास को लाइक शेयर करें। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? इसका बहुलक निकालना है, ठीक है। सबसे अधिकतम बारंबारता होती है, इसमें हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये F1 का मान हो जाएगा, ये F0 का मान हो जाएगा और ये F2 का मान हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ सबसे अधिकतम बारंबारता है F1 जो कि 25 है, ठीक है। इससे F0 का मान इससे पहले वाली 20 और F2 का मान इससे नेक्स्ट 10 हो जाएगा, ठीक है। H का मान H का मान देख लो, 60 से 65 है, 65 से 70 है, 50 से 55 है, 5 5 का चल रहा है तो 5 है। निम्न सीमा देख लो, F1 के सामने वर्ग अंतराल है 60 से 65 है, तो यहाँ पे L का मान कितना आएगा? 60 आ जाएगा। अब इसके फॉर्मूले में आंकड़े रख देते हैं भैया, देख लो क्या बन रहा है। तो लिखेंगे बहुलक। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुलक। और बहुलक क्या होता है? जड बराबर होता है, ये बन जाएगा आपके पास में L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? H चल रहा है। तो Z इज इक्वल टू L का मान कितना है? निम्न सीमा 60 है, प्लस F1 का मान कितना है? F1 का मान तो 25 है, 25 माइनस में 20 अपॉन में 25 दूनी 50 माइनस में 20 माइनस में 10 इंटू 5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा Z इज इक्वल टू 60 है ना, 60 है, 60 प्लस 25 माइनस में 20 5 आ जाएगा और 50 माइनस में 30 20 आ जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो ये रिजल्ट आएगा Z बराबर आएगा 60 प्लस 5/4 आएगा। तो Z बराबर आ जाएगा 60 प्लस 4 एकम 4, बच गया 1 0, 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 61.25। तो बहुलक कितना आ जाएगा? 61.25 आएगा, यानी ये आपका 3 नंबर का काम हो गया। इतना इजी है, इस प्रकार से आपको करना है। आगे दे रखा है निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि से। अब की बार आपको फिक्स ये बोल दिया कि कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके ही आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि का ही उपयोग करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी विधि का उपयोग नहीं कर सकते। अगर आपने ऊपर वाला कर दिया तो नीचे वाले करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ और आपको समझना भी जरूरी है। पता नहीं कौन सा कब क्वेश्चन आ जाए और ओके, ठीक है। तो ये पहले पता नहीं होता हमें, लेकिन हमें तैयारी सभी क्वेश्चनों की करनी है, ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। अगर टीचर बोल दे, जैसे कई बार मैं भी बोल देता हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, टीचर कन्फर्म बोले तब आपको जाके थोड़ा विश्वास करना है कि हाँ सर नहीं आएगा। तो लेकिन आपको उसको एक बार तो पढ़ना ही होता है। टीचर बोल दे, मैं जरूर बोल देता हूँ, फिर भी आपको पढ़ना ही होता है, एक बार तो उसको देखना ही होता है। पता नहीं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं कोई टीचर पूरी 100% गारंटी के साथ कह दे कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसको देखना ही नहीं, तो भी देखना है, ठीक है। चापलूसी करके देख लेना है,
को टीचर आपके पास में नहीं बैठा है, ठीक है। इसलिए आपको एक बार तो सारे क्वेश्चंस जितने मैटर मिलते हैं, जितना मैटर मिलता है उतना देखना जरूरी है। बाकी स्मार्ट स्टडी आप जानते ही हैं, फिक्स होते हैं, क्लियर होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, तो वो आपको पढ़ने जरूरी होते हैं। तो देखिएगा टेबल बना लेते हैं इसके। अब देखिएगा हमें यहाँ पे वर्ग अंतराल निकालना है, तो वर्ग अंतराल इसके बीचों बीच का मान होता है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो डी आई का मान निकालते हैं, तो हमें एक्स आई का मान लेना होता है। एक्स आई का मान आप जानते हैं, सॉरी एक्स आई नहीं, ए का मान लेना होता है। तो ए का मान बीचों बीच का लेते हैं, एक्स आई के बीच का मान होता है ए, तो आपने 25 ले लिया। यहाँ पे इसके सामने 0 आएगा, इसके सामने भी 0 आएगा, ठीक है। अब देखो 5 माइनस एक्स आई का मान कितना है, 5 है। प्रथम 5 माइनस में 25 यानी माइनस के 20, ठीक है। 15 माइनस में 25 माइनस के 10, फिर आएंगे प्लस के 10, फिर प्लस के 20। अब इसका गुणा कर देते हैं, एफ आई डी आई कर देते हैं। तो एफ आई का मान तो 2 है, डी आई का मान 20 है, तो माइनस के 20 दूनी 40, ये आ जाएगा माइनस के 10 पंजे 50, ये आ जाएगा 10 चौके 40, और 20 एकम 20, तो 20 और 40 60 हो जाएंगे, और इधर 90 हो जाएंगे। तो ये तो माइनस के 90 हो गए और प्लस के 60 हो गए, तो ये आ जाएगा आपके पास में सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई का रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस के 90 प्लस के 60, तो माइनस के 30 आ जाएंगे, माइनस के 30 आ जाएंगे। और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ आई का मान आ जाएगा आपके पास, जोड़ लेते हैं सभी को 20, जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा ठीक है। तो ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं अपन, h का मान कितना चल रहा है, h का मान 10 चल रहा है, तो लिखेंगे अब कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको x बार से लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो x बार इज इक्वल टू a का मान 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 30 है, अपॉन में सिग्मा एफ आई 20 है। 0 से 0 काट देते हैं, तो x बार का मान कितना आएगा, 25 प्लस माइनस माइनस 3/2, 3/2 कर देते हैं, तो x बार इज इक्वल टू 25 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। घटा देंगे तो x बार का मान आ जाएगा 24 माइनस में 23.5 कितना आ जाएगा भी, समांतर माध्य 23.5 आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 17 नंबर, 3 अंकों वाले कितने संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, इसमें एपी बनाते हैं। एपी देखते हैं क्या बनती हैं। 7 अंकों की 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली, तो प्रथम संख्या 3 अंकों की तो 100 होती है, इसके बाद में 101, 102, 103, 104, 105, 105 पे जाते हैं तो 105 है वो 7 से विभाजित हो जाती है। 105 के बाद में 112 आ जाता है, वही तो है। 112 के बाद में फिर 119 आ जाता है, यानी 7-7 का गैप देके आएगा। लास्ट आपके पास 999 होती है 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी, तो उसमें भाग देंगे तो नहीं भाग जाएगा। इससे छोटा करेंगे 98, 97, 96, 94, 95, 94, तो 94 पे आएगा। 994 है वो 7 अंकों से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या है। 3 अंकों 7 से 994 है वो 3 अंकों की है, और 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों की, ठीक है। इसके बाद में और विभाजित नहीं होती, फिर 1000 पे 4 अंकों की संख्या आ जाती है। तो ये आपके पास में ये एपी बन गई। तो प्रथम पद क्या बन गया, 105। यहाँ से h का h नहीं, h कैसे लिख रहे हैं, सार्वयंत्र डी होता है, ये होता है 82 माइनस में a1, इसका मान हो जाएगा 112 माइनस में 105, तो रिजल्ट देगा हमें 7, ठीक है। अंतिम पद an का मान कितना है, 994 है। हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी होता है। an का मान यहाँ पे कितना है देख लेते हैं, an का मान 994 है क्या, 994 बराबर a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 994 माइनस में 105, माइनस में कितना है, माइनस में 105 इज इक्वल टू
7 से गुणा कर देते हैं एक बार, या नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि 7 का भाग लगा देते हैं। तो 994 में से 105 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा, 9 8 8 889 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 7 गुणा में n माइनस में 1, 7 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n माइनस में 1 बराबर 889, और भाग में कितना आएगा, 7 आएगा। 7 से भाग कर देते हैं तो n इजिकल n माइनस में 1 इजिकल टू क्या बन जाएगा, 7 एकम 7 बच गया 1 18, 7 दूनी 14 बच गए 4 7 7 49 127, और माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 127 प्लस 1, तो ये आ जाएगा n का मान आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 128। कितना आएगा, 128 आएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होगी जो कि 7 से विभाजित होगी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, 17 15 13 कि कितने पद लिए जाएं कि इनका योग इक्यासी हो जाए। तो मान लेते हैं इनके n पदों का योगफल इक्यासी है, इनके n पदों का योगफल क्या है, इक्यासी है। चलो लिखते हैं, इसका अथवा वाला कर रहा हूं मैं। तो a1 का मान कितना है 17, a2 का मान कितना है 15, तो d का मान देख लो कितना आएगा, d बराबर आएगा a2 माइनस में a1, a2 का मान 15 माइनस में 17, तो रिजल्ट आएगा माइनस के 2, रिजल्ट कितना आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने पद लिए जाएं, n पदों का योगफल, ताकि n पदों का योगफल हमें 81 दे रखा है, तो अपन ने n पद ले लिए, n का मान हमें ज्ञात करना है यहाँ पे। अब की बार आप क्या करेंगे, इसमें Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमने देख लिया कि Sn इजिकल टू क्या होता है n/2, और ये होता है 2a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी होता है। Sn का मान कितना दे दिया हमें, 81 दे दिया, n/2, a का मान कितना दे दिया, a का मान देख लो, a का मान आएगा 17, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 प्लस n माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना आएगा, माइनस के 2 आएगा। इसका गुणा कर देते हैं, 81 2 8 दूनी 16 162 इजिकल टू n, ये आ जाएगा आपके पास में 34 माइनस 2 गुणा n 2n हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको दे देगा कितना, n का अंदर गुणा करा देते हैं 162 बराबर 34n माइनस में 2n का स्क्वायर प्लस में 2n, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 162 बराबर 34 और 2 कितना हो जाएगा 36, 36n माइनस में 2n का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस में 36n, और ये चलेगा प्लस में है ना, प्लस में 162, प्लस में 162 बराबर 0, तो 2 कॉमन आ रहा है सभी में, तो ये बन जाएगा n की स्क्वायर माइनस में 18n प्लस में 2 कॉमन आ रहा था 162 में 2 का भाग देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 1 81 इजिकल टू 0। अब ऐसी दो संख्याएं लेके आइए, ऐसी दो संख्याएं लेके आइए जिनका गुणनफल यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 2 भाग में गुणा में है, इधर जाके भाग में चला जाएगा, 0 के भाग में चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो ये n की स्क्वायर माइनस में 18n प्लस में 81 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल तो आ जाए हमारे पास में 81 और जोड़ घटाव आ जाए 18, तो ये बन जाएगा आपके पास में n के स्क्वायर माइनस में नहीं 9n कर दूंगा, 9n माइनस के 9n जोड़ेंगे तो माइनस के 18, गुणा करेंगे तो 81, सही बैठ रहा है, इजिकल टू 0। तो फर्स्ट में से कॉमन आ गया, फर्स्ट में इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से n कॉमन आएगा, तो n माइनस में 9 बन गया, माइनस का 9 कॉमन आ गया तो n माइनस में 9 इजिकल टू 0, तो ये बन गया n माइनस में 9 और ये बन गया n माइनस में 9 इजिकल टू 0। तो ये n के मान कितने आ जाए 9, दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इज दैट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, p बिंदुओं -5, -4
और -2,3 को अंतः विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं और हमें अनुपात भी पूछ रहा है और इस बिंदु P का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो बना लेते हैं, अपन एक डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन इसके अनुपात मान लेते हैं। माना ये इसको M1 और ये इसको M2 अनुपात में विभाजित करता है बिंदु C A B को। तो अब अपन लेके चलते हैं x वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें x का मान दे रखा है -3। तो अंतः विभाजन सूत्र की सहायता से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन है। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र की सहायता से x बराबर क्या होता है, M1 x2 होता है, प्लस में M2 x1 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस में M2 आएगा। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, x का मान तो -3 दे रखा है, इज इक्वल टू M1 गुणा में x2 का मान -2 है, प्लस में M2 x1 का मान कितना है, x1 का मान -5 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस में M2। तो M1 प्लस में M2 हो जाएगा। इसका इसके साथ में वज्र गुणा कर देते हैं, तो -3 का गुणा हो जाएगा M1 प्लस में M2 इक्वल आएगा -2M1 -5 M2। -3 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो -3 M1 -3 M2 इक्वल आएगा -2 M1 -5 M2। इसको इस साइड में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -3 M1 माइनस और माइनस प्लस, इधर M1 को एक तरफ कर लेते हैं, M2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस के 2 M1 आएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास में -5 M2 है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के कितने आ जाएंगे, 3 M2 आएगा। तो ये आपके पास में हो जाएगा -M1 बराबर आएगा -2 M2, माइनस से माइनस कर देगा, M1 बटे M2 का मान कितना आएगा, 2/1। अपन कह सकते हैं कि 2:1 में इसको ये क्या 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 करेगा, विभाजित करेगा। तो M2 का मान आ गया 2 और M1 का मान आ गया 1। अब हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y बराबर होता है M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस में M2। तो y बराबर क्या लगेगा, M1 का मान कितना है, M1 का मान तो 2 है, गुणा में y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, प्लस में M2 का मान 1 है, गुणा में y1 का मान -4 है, अपॉन में क्या आएगा, 2 + 1 आएगा। तो ये रिजल्ट आएगा y बराबर 2 तिया 6 माइनस में 4 एकम 4 बटे 3। तो ये बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 6 माइनस में 4 2/3। तो बिंदु P लिखेंगे, अतः P बराबर आ जाएगा 2/3। तो बिंदु P का मान कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। और अनुपात आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। जबकि इसके अथवा में और दे रखा है हमें एक, ये बोल रहा है, इसको देखते हैं, बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि PQ बिंदु को, ये दो बिंदु हैं जो कि इसको समत्रिभाजित करते हैं, PQ R मान लिया और एक मान लिया S। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -3,4 और बिंदु R के Q बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 4,5। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ जो P से लेके R तक की दूरी है, R से लेके S तक की दूरी है और S से लेके Q तक की दूरी है, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो R बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं x, y और बिंदु S के निर्देशांक मान लेते हैं x3, y3। तो ये लिखेंगे बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए आप बताइए M1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और M2 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि R से लेके Q तक की दूरी 2 हो गई ना, 1 और 1 मान लिया हमने।
तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी लिखा है आपने, m1 गुणा में x2 होता है, तो m1 का मान 1 है गुणा में x2 का मान 4 है, प्लस m2 का मान 2 है गुणा में x1 का मान -3 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस में 2 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट देगा 4 एकम 4 माइनस में 2 तिया 6 भाग में 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -2/3, -2/3। और y बराबर क्या हो जाएगा m1 y2, m1 का मान 1 है गुणा में y2 का मान 5 है, प्लस में m2 का मान 2 है गुणा में y1 का मान 4 है। तो ये रिजल्ट आएगा 1 प्लस में 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 प्लस 4 दूनी 8/3 आएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 13/3 ये रिजल्ट देगा। तो बिंदु आर क्या हो जाएगा, आर के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास में -2/3 कोमा 13/3, 13/3 ये रिजल्ट देगा आपको बिंदु आर। ठीक है, इसी प्रकार से लिखेंगे बिंदु एस के लिए, बिंदु एस के लिए आपके पास में m1 का मान तो 2 हो जाएगा और m2 का मान s से लेके q तक की दूरी तो 1 है, तो m2 का मान 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे x3 बराबर m कौन सा रे, हाँ m1 y2 है, m1 y2 है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में 2 गुणा में y2 का मान 5 है, प्लस में m1 का मान 1 है गुणा में y1 का मान 4 है, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 + 1, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस में 4 एकम 4 भाग में 3, तो 10 और 4 कितने 14/3 आएगा, 14/3 आ जाएगा। ये किसका मान आ गया 14/3, गलती कर दी ना, ये y3 का मान निकाल दिया हमने, देखो यहाँ से y3 बराबर लिखो इसको, y3 का लिखा दिया, x3 का लगाना था, x3 का और निकाल लेते हैं, निकालना दोनों, ये पहले ये निकाल दिया कोई बात नहीं, तो गलत नहीं है। तो ये हमारे पास में 2 गुणा में 4 x2 प्लस में m2 का मान 1 गुणा में x1 का मान -3 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास में 2 + 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस में 3/3, 8 - 3 5/3 आएगा, 5/3 आएगा। तो लिखेंगे बिंदु जो S होगा वो उसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, बिंदु S के निर्देशांक हो जाएंगे आपके पास में पहले 5/3 आएगा, पहले x का मान लिखा जाता है ना, तो 5/3 कोमा ये आ जाएगा 14/3। तो बिंदु R और S के निर्देशांक हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि दी गई आकृति में O एक वर्त का केंद्र है, ठीक है, इसके बाह्य बिंदु C से वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, C और CB खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल ACB ये दोनों संपूरक हैं, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। लिखेंगे दिया है O वृत्त का केंद्र है तथा AC व BC दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एंगल AOB प्लस में एंगल ACB बराबर 180 डिग्री, दोनों संपूरक होते हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। देखें उपपत्ति करते हैं, उपपत्ति में अपन लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखो अपन लिखेंगे एंगल्स OAC बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि लिखेंगे जो OA भुजा है ना, त्रिज्या है ना, वो स्पर्श रेखा AC पे लंबवत होती है, और एंगल्स OBC बराबर भी 90 डिग्री आएगा, बराबर भी क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। रीजन बता दें इसका कैसे आएगा, जो OB भुजा है जो त्रिज्या है वो इस पे स्पर्श रेखा CB पे क्या होगी लंबवत होगी, ये बात होगी। अब लिख देते हैं, अब इसको लिखेंगे कैसे क्या लिखेंगे बताओ,
चतुर्भुज चतुर्भुज ए ओ बी सी में एंगल्स ओ ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस में एंगल सी बी ओ प्लस में एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ओ ए सी ये आपके पास 90 डिग्री आएगा, प्लस में एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल सी बी ओ ये आपके पास 90 डिग्री आएगा, प्लस में एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये आ जाएगा 90 और 90 180। तो एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 90 और 90 180 डिग्री इसमें से घटा देंगे। तो ये आ जाएगा एंगल ए सी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था। HP हो गया, हांस प्रूफ हो गया। इज दैट क्लियर? इसके अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अथवा में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। एक त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वर्त इस प्रकार से खींचा गया है कि भुजाओं AB, BC, AC को क्रम से बिंदु PQR पे, अच्छा इस एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतर आपको क्या खींचा गया है, एक वर्त खींचा गया है। त्रिभुज के अंदर एक वर्त खींचा गया है जिसकी जो त्रिज्याएं हैं वो क्या, जिसकी जो भुजाओं को वर्त स्पर्श करता है। तो ऐसे आपने क्या खींच दिया, एक त्रिभुज खींच दिया और ये आपका एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के अंदर आपको क्या बनाना है, एक वर्त बनाना है। अब देखिएगा ये फाइनल, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC के अंदर एक वर्त खींचा गया। हमने ABC के अंदर एक वर्त खींच लिया है जिसकी जो AB भुजा है, BC भुजा है और AC जो भुजा है उनको क्रम से बिंदु PQR पे स्पर्श करता है। AB की कुल लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया, AR की लंबाई हमें 7 सेंटीमीटर दे दिया, CR की लंबाई हमें 5 सेंटीमीटर दे दिया, हमें BC की लंबाई हमें पूछी है। तो देखो अपन यहाँ पे लिखते हैं, दिया है AR बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो अपन लिखेंगे A जो R बराबर होगा AP के, AR AP के बराबर होगा, क्योंकि आप लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो जो AR का मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर हो जाएगा। तो जो आपका AP है ना, वो AP कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। AP का मान भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। टोटल आप जानते हैं AB का मान कितना है, लिखेंगे AB जो है वो किन किन का योग है, एक तो AP प्लस में एक है BP का योग। ठीक है, AB का मान 10 सेंटीमीटर है, इसका मान 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ गए, रख दिया। AP का मान हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर है, प्लस में BP का मान हमें पता नहीं। तो BP का मान कितना आ जाएगा, BP बराबर आ जाएगा 10 में से 7 घटा देंगे तो ये आएगा 3 सेंटीमीटर। 10 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर आ गया BP का मान। BP और BQ बराबर हैं, लिखेंगे BP बराबर है BQ, ये बराबर हैं और ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, वही बात लिखेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है। डैश डैश कर दें या लिख दें पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में BQ का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। BQ का मान 3 सेंटीमीटर आएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास में 3 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे इसी प्रकार से क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, आपके पास जो CQ है ना वो बराबर हो जाएगा RC के बराबर, क्योंकि ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। तो यहां से CQ का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमें RC का मान दे रखा है, RC का मान दे रखा है। ठीक है, अब देखो अपन को निकालना क्या है, BC का मान निकालना है। तो BC किस किस का योग है, एक तो BQ प्लस में एक है CQ, जबकि BQ का मान तो हमने निकाल दिया है,
पी क्यू का मान हमने निकाला था 3 सेंटीमीटर, प्लस में सी क्यू का मान निकाला था 5 सेंटीमीटर, टोटल मिला के कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो आपके पास BC का मान आएगा वो कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस नॉर्मल सा प्रश्न है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।